बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर एप्लीकेशन इन इंजीनियरिंग का कोर्स हम पढ़ रहे थे और उसमें मैटलैब की बात हो रही थी। लास्ट टाइम हमने फंक्शंस को डिस्कस किया था कि हम फंक्शंस को कैसे डिक्लेयर करते हैं और उसमें हम क्या कहते हैं कि आर्गुमेंट्स, सिस्टम और आउटपुट्स को कैसे लेते हैं, और फिर आखिर में हमने फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं ये देखा था। अब आज कुछ मज़ीद फंक्शंस देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ तो आपने पहले भी देखे हैं ये जो कॉस, साइन, टेन और ये सारे एक्सपोनेंट, ए कॉस, ए साइन, ए टेन, लॉग, लॉग एक्स। इसके अलावा एब्सोल्यूट, साइन, मैक्स, मिन, सीलिंग अगर आपको चाहिए, फ्लोर चाहिए, राउंड ऑफ करना है या रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन चाहिए, एंगल चाहिए, कंजुगेट चाहिए। तो ये जितने भी फंक्शंस हैं ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं और ये सब इनकी कॉल्स हैं। ये जो x है इसमें ये कोई भी आपके पास मैट्रिक्स है जो आपने डिक्लेयर किया हुआ है और जस्ट आपने इन फंक्शंस को एक इनपुट देनी है और ये इसके अगेंस्ट आपको वैल्यू निकाल के दे देगा। उसके अलावा कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस, प्री डिफाइंड वेरिएबल्स बता दिया था कि वो मैटलैब में पड़े होते हैं, जैसे पाई है, ठीक है, जो 3.14159 सो ऑन होता है। आई जे जो आयोटा होता है हमारे पास मैथ्स में, वो इधर मैटलैब में पहले से डिफाइन है। आई एन एफ को ये इन्फिनिटी ये पहले से डिफाइन है और नैन को नॉट अ नंबर कहते हैं। ये वो वेरिएबल्स हैं जो पहले से डिफाइन हैं। सो हम मैटलैब में इन वेरिएबल्स को नहीं रख सकते। सो ये चीज़ें पहले से प्री डिफाइंड चीज़ें हैं। ये खैर डिस्कस हो चुकी हैं, कुछ फंक्शंस नए थे तो इसको डिस्कस करना थोड़ा सा ज़रूरी था। अब हमारे पास जो अगली चीज़ है वो है जी मल्टीपल डाटा सेट्स जो हैं। हम एक प्लॉट में कैसे मल्टीपल डाटा सेट्स को हम एक ही प्लॉट की कमांड के साथ हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं। सो मल्टीपल में ये होता है कि x फुल कॉलन y पेयर के आर्गूमेंट्स जो हैं वो मल्टी ग्राफ को एक सिंगल प्लॉट की कमांड के साथ शो करते हैं। वो कैसे जी? हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल है कि हमारे पास 3 किस्म के ग्राफ हैं जो x के साथ हम प्लॉट करना चाह रहे हैं। एक y1 है 2 cos ऑफ x, दूसरा y2 cos ऑफ x है और y3 0.5। दिस इज 0.5, ये कॉलन नज़र आ रहा है लेकिन ये 0.5 है। सो दिस इज 0.5 cos ऑफ x और इनका इंटरवल 0 से 2 पाई के दरमियान है। सो इसको हम बेसिकली एक ही कमांड के साथ हम प्लॉट करना चाह रहे हैं। सो बहुत आसान है। हम ये करेंगे कि हम x और x की वैल्यू को ले लेंगे, ठीक है। x की वैल्यू को x की वैल्यू को 0 से लेकर 2 पाई तक और पाई बाय 100 के इंप्लीमेंट के साथ ले रहे हैं। हम x की वैल्यू फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं। ये किस लिए ले रहे हैं हम कि ये पीछे हमें x की वैल्यू दी हुई है कि 0 से 2 पाई है। तो 0 से 2 पाई के दरमियान के कुछ पॉइंट्स हासिल करने के लिए हमने पाई बाय 100 ले लिया, पाई बाय 100 का इंक्रीमेंट ले लिया ताकि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स बन सकें। इसके अलावा y1 को हमने क्या कहते हैं डिक्लेयर कर लिया, y2 को हमने डिक्लेयर कर लिया, y3 को डिक्लेयर कर लिया। उसके अलावा हमने प्लॉट की सिंपल कमांड लगानी है। अब ये जो हमारे पास क्या कहते हैं कॉमास के साथ, ये जो कॉमास के साथ हमारे पास आ रहे हैं, ये x और x1 एक प्लॉट आ जाएगा, कॉमा आ जाएगा, इसके बाद इसका स्पेसिफायर, ठीक है, इसके आगे आप और भी चीज़ें लिख सकते हैं, इसका स्पेसिफायर, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा x और y2 आ जाएगा, इसका स्पेसिफायर, और फिर x और y3 और इसका स्पेसिफायर आ जाएगा। ये स्पेसिफायर्स ताकि तीनों डिफरेंट नज़र आए, हमें तीनों हमें डिफरेंट नज़र आए। और इसके अलावा x लेबल और y लेबल और लेजेंड्स को हमने इस तरीके से लिख लेना है और फिर टाइटल के ऊपर भी हम ये चीज़ दे सकते हैं। अच्छा, ये जो चीज़ है एक्सेस, इसको हम
ये हम एक्सेस सेट करते हैं ताकि हमारी एक्सेस जो है वो एक क्या कहते हैं, एक लिमिट तक हमें नज़र आए। तो इसको ज़रा, ये इस किस्म का ग्राफ आएगा, इसको ज़रा हम मैटलैब में देख लेते हैं। सो मैटलैब में ऑलरेडी मैंने ये फंक्शन लिख लिया है। इसको मैं ज़रा कमेंट करता हूँ। ये जो परसेंटेज का साइन होता है ये कमेंट के लिए होता है। कमेंट का मतलब ये कि आप अपने कोड के सामने कमेंट्स को लिख सकते हैं ताकि आपको बाद में जब आप इसको रिकॉल करें कोड को, और कोड आमतौर पे काफ़ी बड़े बड़े कोड्स होते हैं, तो आपको याद रहे कि ये मैंने क्या किया था इसमें, या ये मैंने ये लाइन या ये पीस ऑफ कोड मैंने किस लिए लिखा था। तो मुख्तलिफ सेक्शंस में उनको कमेंट्स किया जाता है। बहरहाल सो इसको हम रन करते हैं। अब ये देखें, ये मेरे पास इस किस्म का ये ग्राफ आया है। अब इसमें ये 3 किस्म की चीज़ें हैं, ये तीनों को प्लॉट कर रहा है। और ये देखें इसकी एक्सेस 7 पे जा रही है। अगर ये 6 के करीब करीब हो जाए, हाँ, ये अगर 6 के करीब करीब हो जाए तो मेरे पास ग्राफ कुछ ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। सो इसको मैं एक्सेस को सेट करने के लिए, एक्सेस की कमांड इस्तेमाल होती है, और आप बेशक हेल्प कर सकते हैं, हेल्प एक्सेस कर सकते हैं, और ये आपको सारा लिटरेचर इसका निकाल के देगा कि एक्सेस क्या चीज़ होती है। सो हमारे पास एक्सेस में x की मिनिमम वैल्यू और x की मैक्सिमम वैल्यू, y की मिनिमम वैल्यू, y की मैक्सिमम वैल्यू, ये आमतौर पे इस्तेमाल होता है ताकि हम अपनी विंडो को क्या कर सकें, हम अपनी विंडो को लिमिट कर सकें और ग्राफ को अच्छे तरीके से पेश कर सकें। देखिए जिस तरह 7 तक आया था तो वो एक थोड़ा सा बाहर नज़र आ रहा था। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम एक्सेस की कमांड को इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे देखें जी, अच्छा ये गैप से लिखनी है, पहली और दूसरी, ये क्या कहलाएगी, ये x का मिनिमम और x का मैक्सिमम। फिर इसमें टोटल 4 आर्गूमेंट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएंगे, x का मिनिमम, x का मैक्सिमम, y का मिनिमम, y का मैक्सिमम। सो x का मिनिमम हमने 0 से 2 पाई ले लिया है, ठीक है, क्योंकि पाए में वैल्यूज़ चल रही हैं। आप अगर देखें तो हमारा x 0 से 2 पाए के दरमियान है, तो 0 से 2 पाए हमने उसमें फिक्स कर दिया है, और जो y है वो -3 से 3 हमने फिक्स कर दिया है। अब क्या होगा, अब ये देखें लिमिट हो गया है। पहले ये 7 तक जा रहा था, मतलब 0 से 2 पाए, तो ये अब लिमिट हो गया, तो हमारा ग्राफ मोर एक्सप्रेसिव हो गया है। सो इस तरीके से हम प्लॉट की कमांड को यूज़ करते हुए हम मुख्तलिफ क्या कहते हैं, ग्राफ्स को एक ही प्लॉट की कमांड में हम शो कर सकते हैं। और ये देखें ऑटोमेटिकली इसने इनको कलर्स दिए, हमें कलर्स की स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें सिर्फ डैशेस को स्पेसिफाई करने की ज़रूरत पड़ी है। तो इस तरीके से आप एक कमांड को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ वैल्यूज़ को इस्तेमाल, मुख्तलिफ प्लॉट्स को आप कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास कुछ और स्पेशल मैट्रिक्सेस हैं मैटलैब में जिनको हम यूज़, उन स्पेशल मैट्रिक्सेस में आप ये सिंपल फंक्शंस हैं जो पहले से बने हुए हैं। आप इनके आगे ब्रैकेट में इनको हेल्प करके देख लें कि इनके आर्गूमेंट्स को कैसे लिखना है। ब्रैकेट में इनके आर्गूमेंट्स को लिखा जाता है और उन मैट्रिक्सेस को ये निकाल के देते हैं। फॉर एग्जांपल हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म है, इसका इन्वर्स है, मैजिक स्क्वायर है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है आपके पास और ये खुद ब खुद इसको जनरेट करता है। पास्कल का मैट्रिक्स है, टोप्लेटस मैट्रिक्स है, वंडर मैट्रिक्स, विल्किंसन मैट्रिक्स है। तो ये डिफरेंट किस्म के मैट्रिक्स आपके पास इसमें आ जाते हैं और ये पहले से इनके फंक्शंस बने हुए हैं। अच्छा, कुछ फंक्शन इस किस्म के बने हुए हैं कि वो मैट्रिक्स जनरेटर्स हैं आपके पास। फॉर एग्जांपल आई जो है आपके पास, ये
m क्रॉस n का 1 विद 1 ऑन द डायगनल ये हमें देता है। हम फॉर एग्जांपल इसको ट्राई कर लेते हैं। ये मैं इसको क्लियर ऑल CLC कर देता हूँ। सो आई की कमांड को यूज़ करते हैं। मैं चाहता हूँ 3 क्रॉस 4 का मेरे पास डायगनल मैट्रिक्स बने। और ये देखें, सॉरी 3 क्रॉस 4 तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स पे आमतौर पर सही आपको डायगनल मैट्रिक्स नज़र आएगा। सो 4 क्रॉस 4 बना लेते हैं। अब ये देखें, ये आई ने ऐसा मैट्रिक्स बनाया है जिसके डायगनल में सारे वंस हैं और बाकी ज़ीरोस हैं। सो इस किस्म का डायगनल मैट्रिक्स आपने लीनियर अलजेब्रा में या क्या कहते हैं, हाँ, लीनियर अलजेब्रा में आपने इसको पढ़ा होगा। तो ये काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। अपर ट्रायंगल अपर हाफ ट्रायंगल, लोअर हाफ ट्रायंगल बनाने के लिए हम इस किस्म का मैट्रिक्स बनाते हैं, या इन्वर्स निकालने के लिए हम इस किस्म का मैट्रिक्स हमें चाहिए होता है। इसके अलावा अगर ये चाहते हैं कि ये तो बेसिकली आपके पास उस तरह का था ना, ये वाला जो ये है ये डिफरेंट उसके लिए भी हो सकता है। ये स्क्वायर को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्वायर के अलावा आप रेक्टेंगल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो दूसरा आई है जिसमें आपने सिंगल, सिर्फ ये वाला जिसमें सिंगल आर्गुमेंट दिया जाता है, वो बस फिर जो आर्गुमेंट आप देते हैं, फॉर एग्जांपल इसके अंदर 4 आप डाल दो तो ये 4 क्रॉस 4 का ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा। सो 2 आर्गुमेंट्स वाला जो आपके पास आई का मैट्रिक्स है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, लाइक रेक्टेंगुलर डायगोनल मैट्रिक्स बनाने के लिए, और सिंगल आर्गुमेंट का है वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो आर्गुमेंट दिया है उतने क्रॉस उतने का बना देगा, जैसे हमने 4 क्रॉस 4 का बनाया था। इस तरीक़ा से ज़ीरोज़, जो ज़ीरोज़ की कमांड है, हमने वंस की कमांड पीछे एक जगह यूज़ की थी। तो ज़ीरोज़ की कमांड हमारे पास क्या करती है, ज़ीरोज़ की कमांड हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक्स जनरेट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 3 क्रॉस 5 का मैंने क्या किया है, 3 रोज़ 5 कॉलम्स का, इसमें रोज़ पहले आ रही हैं, ये याद रहे। 3 रोज़ 5 कॉलम्स का मैंने ज़ीरो का मैट्रिक्स बनाया है। इस तरह आप बड़े मैट्रिक्सेस भी बना सकते हैं। 7 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स, इस तरीके से बड़े मैट्रिक्सेस भी बना सकते हैं। सो ज़ीरोज़ में सारे ज़ीरो मैट्रिक्सेस, सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे। सो लीनियर अलजेब्रा में और बहुत सारी कैलकुलेशंस में ये चीज़ें काम आती हैं। अब इस तरीके से वंस का मैट्रिक है, इसको हमने पीछे एक एग्जांपल में भी देखा था। वंस का मैट्रिक भी बिल्कुल ज़ीरो की मैट्रिक्स की तरह है। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ ताकि हमें नज़र आ सके। तो ये हमने पीछे एक एग्जांपल में यूज़ भी किया था। तो ये वंस के मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स वंस होते हैं, ठीक है, सारे एलिमेंट्स वंस होते हैं। और हम इसको अगर एक आर्गुमेंट दें तो ये देखें 7 क्रॉस 7 का बनाया। दो इस तरह से अगर ज़ीरोज़ को अगर हम एक ही आर्गुमेंट दें, ज़ीरोज़ को एक ही आर्गुमेंट दे दें, और सॉरी, हाँ, इसमें मैंने ओके, ज़ीरोज़ 7 बहरहाल, तो ज़ीरोज़ को अगर हम एक ही आर्गुमेंट दें तो वो उतने क्रॉस उतने का बना लेगा। और अगर हम रेक्टेंगुलर बनाना चाहें तो इनमें हम दो रेक्टेंगुलर बनाना चाहें तो 2 आर्गुमेंट्स देंगे, और अगर हम क्या कहते हैं सिंगल बनाना चाहें तो 1 देंगे। इसी तरह से डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, एक्सट्रैक्ट द डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ए, ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स निकालता है। इससे पहले रैंडम करते हैं, फिर इसके ऊपर ही डायगोनल लगा देंगे। रैंडम करता है, कोई भी रैंडम मैट्रिक्स हमें दे देता है।
सो पहले रैंडम को देख लेते हैं। तो RAND रैंड मैं बनाना चाहता हूँ कोई भी रैंडम मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल 4x5 का। सो ये मुझे रैंडम मैट्रिक्स दे रहा है। अच्छा, ये आप देख रहे हैं फ्लोटिंग पॉइंट्स हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इंटीजर मैट्रिक्स मिले तो मैं रैंड आई करूँगा, तो ये मुझे इंटीजर मैट्रिक्स दे देगा। अब इस इंटीजर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स हम लेते हैं। सो पहले इस इंटीजर मैट्रिक्स को हम किसी मैट्रिक्स में स्टोर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह A है, सो ये एक रैंडम मैट्रिक्स है। फिर DIAG, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, DIAG यस, और इसको हम ये इसका डायगोनल मैट्रिक्स आ गया है। ये डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है? ये डायगोनल मैट्रिक्स आपके पास, अगर आप इसको गौर से देखें तो दिस इज द डायगोनल मैट्रिक्स। ये इसका डायगोनल मैट्रिक्स है 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1। सो ये इसका डायगोनल मैट्रिक्स आ जाता है। सो दिस इज कि हम ये मुख्तलिफ फंक्शंस को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये आपके लीनियर अलजेब्रा और बहुत सारी कैलकुलेशन में ये आपको मदद देगा। अच्छा जी, इसके अलावा एक बहुत ही अहम चीज़ जो हमें हमारे जहन में होनी चाहिए वो ये है कि स्क्रिप्ट्स और फंक्शन के दरमियान फ़र्क क्या है। तो स्क्रिप्ट सिंपल होते हैं, और स्क्रिप्ट्स आपको पता है कि सबसे पहली चीज़ जो इसमें नहीं लिखी, फंक्शन जो है वो फंक्शन के कीवर्ड के साथ शुरू होता है। जब भी आप कोई भी पीस ऑफ कोड जिसके शुरू में फंक्शन लिखा है तो वो आप ये समझ लें ये फंक्शन है। फंक्शन का हमेशा जो फंक्शन है वो फंक्शन के कीवर्ड के साथ शुरू होगा। और दूसरा जो स्क्रिप्ट्स हैं, स्क्रिप्ट्स हमेशा जो है वो किसी कीवर्ड के साथ शुरू नहीं होते। ठीक है, सो स्क्रिप्ट्स आर दैट काइंड ऑफ थिंग। अच्छा, जो स्क्रिप्ट्स रहते हैं वो उनमें इनपुट कोई नहीं होता और आउटपुट आर्गूमेंट्स कोई नहीं होते। ठीक है, जबकि फंक्शन में हमारे पास इनपुट भी होता है और आउटपुट आर्गूमेंट हमें रिटर्न करते हैं। स्क्रिप्ट हमारे स्टोर करते हैं वैल्यूज़ को वर्क स्पेस में और शेयर करते हैं इनको दूसरे स्क्रिप्ट के साथ। इसका ये मतलब है कि जब हम स्क्रिप्ट को चलाते हैं, जब हमारे पास स्क्रिप्ट चलता है तो इसके जो वेरिएबल स्टोर होते हैं ये दूसरे स्क्रिप्ट में भी हम उनको डिक्लेयर कर सकते हैं अगर वर्क स्पेस में मौजूद हैं। वो वर्क स्पेस में मौजूद होने का क्या मतलब है? वर्क स्पेस में मौजूद होने का ये मतलब है कि हमारे पास वो क्लियर ऑल हमने ना किया हो। ठीक है, वो वर्क स्पेस में हमें साइट पे नज़र आ रहे हैं, तो आप किसी भी कोड में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो फंक्शन के वेरिएबल्स होते हैं वो वर्क स्पेस में होते हैं और फंक्शन के अंदर ही इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रिप्ट के वेरिएबल्स आप किसी भी फंक्शन में यूज़, जब तक वो वैलिड है, जब तक आपके पास वर्क स्पेस में पड़े हैं, आप किसी भी पीस ऑफ कोड में यूज़ कर सकते हो। जबकि फंक्शंस के साथ ये नहीं है। फंक्शंस के वेरिएबल्स हमेशा फंक्शन के अंदर ही इस्तेमाल होगा, ये बाहर नहीं आ सकते। स्क्रिप्ट्स में हम क्या करते हैं? ऑटोमेटिंग सीरीज ऑफ कमांड्स को लिख देते हैं। हम कमांड विंडो में क्योंकि कमांड की सीरीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको स्क्रिप्ट्स में लिख सकते हैं। और हमारे पास जो फंक्शंस हैं ये यूज़फुल होते हैं मैटलैब ये एप्लीकेशन लेवल पे हमारे पास मैटलैब की लैंग्वेज में यूज़फुल होते हैं। सो ये बुनियादी फ़र्क है फंक्शंस और स्क्रिप्ट के दरमियान। और जब भी आपको कोई पीस ऑफ कोड नज़र आए तो उसका कीवर्ड देखें। शुरू में जो नीले रंग का होगा वो उसमें वो फंक्शन से लिखा है, तो आपके पास आप समझ लें ये फंक्शन है, बाकी वो सारा कुछ स्क्रिप्ट होता है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि डिबगिंग जो एम फाइल्स हैं, जो मैटलैब की फाइल्स हैं, उनको हम डिबग कैसे कर सकते हैं। डिबगिंग जो है हमारे पास वो हेल्प करती है दो किस्म के एरर्स को।
एक को हम सिंटैक्स एरर्स कहते हैं। सिंटैक्स एरर क्या होते हैं कि वो ओमिटिंग, मतलब जितने भी आपके पास सिंटैक्स जो आप कोड लिख रहे हैं उसमें जो एरर आएंगे वो उसको हम क्या कर सकते हैं, ओमिट करने के लिए। दूसरा रन टाइम एरर्स होते हैं जो कि सिंटैक्स एरर तो बड़े आराम से मिल जाता है आपको, ठीक है, और आमतौर पे मैटलैब में सिंटैक्स एरर को रेड लाइन से भी शो किया जाता है। लेकिन जो सबसे मुश्किल चीज़ होती है वो रन टाइम एरर्स होते हैं आपके पास। रन टाइम एरर्स जो होते हैं वो ट्रैक करने मुश्किल होते हैं और फिर अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आपको दे रहे होते हैं। मतलब रन टाइम एरर इस किस्म के होते हैं कि आपको बज़ाहिर कंपाइलर भी एरर नहीं देगा, कंपाइलर ज़्यादा से ज़्यादा सिंटैक्स एरर देगा आपको, ठीक है, ये रेड करके बताएगा। लेकिन हमारे पास बाज़ औक़ात कोड में ऐसा होता है कि रन टाइम पे एरर आ रहा होता है, हमारा कोड ठीक चल रहा होता है और लेकिन हमारी आउटपुट ठीक नहीं आ रही होती। तो उसके लिए क्या करते हैं कि रन टाइम एरर को फाइंड करना बहुत ज़रूरी है और ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हमें देता है। अब डिबगिंग का जो प्रोसेस है, हम एम फाइल्स को एडिटर या स्क्रिप्ट जिस तरह लिखते हैं उसमें हम डिबगर को यूज़ करते हुए हम इस्तेमाल करते हैं। डिबगिंग प्रोसेस में हमारे पास प्रिपेयरिंग फॉर डिबगिंग है, इसके अलावा हम सेट ब्रेक पॉइंट्स करते हैं, रन करते हैं एम फाइल को ब्रेक पॉइंट्स के साथ, फिर उस ब्रेक पॉइंट्स के थ्रू हम जाते जाते हैं, हर एक की वैल्यूज़ को एग्जामिन करते हैं, फिर करेक्ट करते हैं प्रॉब्लम्स को और फिर आखिर में डिबगिंग को क्या करते हैं, एंड कर देते हैं। तो ये डिबगिंग का प्रोसेस है। प्रिपेयरिंग में क्या है कि डिबगर में जाकर हम फाइल को ओपन करते हैं, उसमें सेव करते हैं चेंजेस को और हम अच्छा इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो फाइल आप रन कर रहे हो वो उसी पाथ में हो जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है। अच्छा जी, इसके अलावा ब्रेक पॉइंट्स में तो ये अभी एक एग्जांपल करेंगे इसकी इंशाल्लाह, तो फिर ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। सो ब्रेक पॉइंट्स को बनाते हो, फिर तीन तरह के ब्रेक पॉइंट्स हैं हमारे पास। स्टैंडर्ड ब्रेक पॉइंट्स हैं, कंडीशनल ब्रेक पॉइंट्स हैं और एरर ब्रेक पॉइंट्स हैं। स्टैंडर्ड तो ये हैं कि लाइन स्पेसिफाइड लाइन आप दे देते हैं, जो आप समझते हैं पूरे कोड में इंपॉर्टेंट आपकी लाइंस हैं जहाँ पे चीज़ें चेंज हो रही हैं या फार्मूलेट हो रही हैं। चेंज और फार्मूलेट का भी मैं एग्जांपल में बताऊंगा। और कंडीशन ये है कि कोई आप कंडीशन उस पर लगा लेते हैं कि ये अगर फॉलो करता है तो अगर ये कंडीशन लगती है तो यहाँ पे मेरा कोड ब्रेक हो जाए। दूसरा फिर एरर के लगाते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल इन्फिनिटी का मसला आ रहा है आपके पास या नॉट ए नंबर वाला मसला आ रहा है तो उसके लिए भी आप ब्रेक पॉइंट लगा सकते हैं। अच्छा, आप ब्रेक जब मैटलैब बिज़ी हो या इसका मतलब है कि फाइल रन कर रहा हो तो उस वक्त आप ब्रेक पॉइंट्स को नहीं लगा सकते। अच्छा, अब ब्रेक पॉइंट्स जो हैं वो कैसे, जब जैसे ही हम चलता है तो ब्रेक पॉइंट्स आते हैं के प्रॉम्प्टर के साथ, ठीक है। के का प्रॉम्प्टर का मतलब ये है कि डिबगिंग मोड में चल रहा है। उसके बाद जो पहला ब्रेक पॉइंट है वो आएगा, उसकी वैल्यूज़ को आप चेक करेंगे और फिर ये ग्रीन एरो के साथ हमें शो होता है। ओके, और ये हम हर इस ब्रेक पॉइंट में हर वेरिएबल को हम देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जैसे ही क्या कहते हैं कि हमारे पास हुआ था तो हम उसकी वैल्यू को वर्क स्पेस में देख सकते हैं और उनको इस हिसाब से जग कर सकते हैं, ठीक है। हु और हुज़ की कमांड को भी आप यूज़ कर सकते हैं करंट वर्क स्पेस में ताकि आप करंट डायरेक्टरी में देख सकें, ठीक है। लंबा कोड हो तो आप हु और उसकी कमांड को भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद डाटा टिप्स को हम देख सकते हैं इसमें, इसको हम एक एग्ज़ाम्पल से कर लेते हैं ताकि ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। सो लेट अस सी एन एग्ज़ाम्पल ताकि हम इसको देख सके। अच्छा जी, ये दिस अच्छा जी, सो मेरे पास ये बेसिकली एक कोड है जो मैंने लिखा था काफ़ी अर्सा पहले।
सो इसको मैं अगर डिबग करना चाहता हूँ तो ये मैंने एडिटर में इसको लिख के सेव किया हुआ है। और मैंने क्या करना है, मैंने उसको सेव करने के बाद ये ब्रेक पॉइंट्स हैं। अब इसमें देखें, क्लियर का है, सेट का है, इनेबल डिसेबल ब्रेक पॉइंट्स हैं, स्टॉप ऑन एरर्स, स्टॉप ऑन वार्निंग्स, और ये सारी चीज़ें हैं। मैं सेट कर लेता हूँ। सो मैं कुछ ब्रेक पॉइंट्स को सेट करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस ब्रेक पॉइंट तक सेट करता हूँ ताकि ये वेरिएबल्स मेरे पास डिक्लेयर हो जाए, और उसके बाद ये इधर तक। अच्छा, इसके बाद दूसरा मैं ब्रेक पॉइंट सेट कर लेता हूँ इस तक, ताकि ये वेरिएबल्स मेरे पास आ जाएं और इनकी आउटपुट मुझे नज़र आए। फिर मैं सेट करता हूँ यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ तक। फिर मैं सेट कर लेता हूँ यहाँ तक। ये मुख्तलिफ, ये इसका ये मतलब है कि मेरा ये वेरिएबल्स डिक्लेयर होंगे, यहाँ आके ये रुक जाएगा। फिर ये वेरिएबल्स डिक्लेयर होंगे, यहाँ रुक जाएगा। फिर ये डिक्लेयर होंगे, यहाँ पे रुक जाएगा। सो और बहरहाल चलें, फ़िलहाल या प्लॉट पे भी इधर तक के वेरिएबल्स को हम देख लेते हैं। सो हम ये करेंगे कि जैसे ये ब्रेक पॉइंट्स हमने लगा लिए, जिधर जिधर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ जहाँ गलती हो सकती, या जहाँ जहाँ ब्रेक पॉइंट्स लगाने का ये होता है कि जहाँ जहाँ मेरे पास वेरिएबल्स डिफरेंट डिक्लेयर हो रहे हैं, वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज हो रही है, या इम्पॉर्टेंट जो मेरे पास कोड में चीज़ें हैं। सो मैंने अब इसको चलाया तो सबसे पहले आप ये देखें कि जो पहला पीस ऑफ कोड था उसमें मेरे पास ये वेरिएबल्स डिक्लेयर हुए हैं। तो इसको हु की कमांड के साथ भी हम देख सकते हैं। ठीक है, के एन अल्फ़ा डी सिग्मा, और इसकी वैल्यूज़ आप देख सकते हो। अब इसके बाद मैं दोबारा इसमें जाऊंगा और इसको कंटिन्यू करना है या स्टेप करना है। तो स्टेप करेंगे, ये देखें ये ग्रीन एरो आपको बता रहा है, तो ये वो चीज़ बता रहे थे। तो कंटिन्यू जब करेंगे तो आगे चला जाएगा। अब ये देखें इसने क्या किया कि इधर ब्रेक पॉइंट लगा था, तो इधर तक ये आ गया। अब इधर जब आप कोई वैल्यूज़ देंगे तो ये अब आगे, जब तक ब्रेक पॉइंट नहीं आता ये आगे चलता रहेगा। सो मैं इसको कुछ वैल्यूज़ दे रहा हूँ। अब ये अगले ब्रेक पॉइंट पे पहुँच गया है। तो इस पर अगर मैं लगाऊँ हु की कमांड, तो अब मेरे पास वेरिएबल आ गए हैं के एन अल्फ़ा डी सिग्मा थीटा 1 थीटा 2 थीटा एस। ठीक है, तो ये मेरे पास सारे वेरिएबल्स आ गए हैं। अब मैंने वेरिएबल्स को इसको देख लिया। अब इसके बाद आगे मैं चला तो ये पीस ऑफ कोड मेरा चल चुका है। अब मेरे पास, अब देख लें कि डिफरेंट चीज़ें आ गई हैं। ये इसलिए हम चेक करें, अब ये देखें ये मेरे पास पूरी एक एट्रीब्यूट्स निकल के आ गए कि I1 मेरे पास ये आ रही है, I2 ये आ रहा है, ये K की वैल्यू ये, मतलब ये इनके साइजेस और इनके एट्रीब्यूट्स, इनके साइजेस और क्लास से मुझे अंदाज़ा हो रहा है, या इनकी वैल्यूज़ से मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि जो मैं वैल्यूज़ अपने कोड को पास कर रहा हूँ या मेरे किसी पीस ऑफ कोड में से कोई वैल्यू गुजर के जा रही है, तो क्या वो ठीक जा रही है कि नहीं जा रही। तो इस तरीके से हम डिफरेंट चीज़ों को चेक कर सकते हैं। अब ये हमारा सो ये फाइनल हमारी आउटपुट आ गई है, फाइनल आउटपुट आ गई है। और अब हमारे पास फाइनल, हमारे पास ये वेरिएबल्स आ गए हैं कि AF है और ये डिफरेंट वेरिएबल्स हैं और इनकी वैल्यूज़, और उसको आप इधर भी एग्जामिन कर सकते हो। ठीक, ये आप एग्जामिन करने के बाद, हम इनको जब ये चीज़ें एग्जामिन करते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हमारी आउटपुट ठीक आ रही है, नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही तो फिर हर एक पॉइंट को देखा जाता है कि क्या मेरा पीस ऑफ कोड वो बात कर रहा है जो मुझे चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो पीस ऑफ कोड है ये वही चीज़ दे रहा है जो मुझे चाहिए, या ये पीस ऑफ कोड वही आउटपुट दे रहा है जो मुझे चाहिए।
तो इस तरीके से हम डिबगिंग को कर लेते हैं, और जब भी डिबगिंग को एंड करते हैं तो यहाँ पे एक बटन है जिसको कहते हैं जी क्विट डिबगिंग। सो इसको हम क्विट कर लेते हैं। सो ये आज का लेक्चर इतना था कि इसमें हमने बहुत सारी अहम चीज़ें देखी, ख़ास तौर पर डिबगिंग। अच्छा, इसमें आखिरी चीज़ जो कंडीशन डिबगिंग है वो हम इस तरीके से लगा सकते हैं कि जब हमारे पास इसकी वैल्यू x की वैल्यू 1 हो जाए, या कोई भी आप इसमें कंडीशन लगा के इसको ओके करेंगे, तो जब वो कंडीशन फिलफुल होगी तो हमारे पास वो कोड ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। सो ये आप डिफरेंट लेवल्स पे आप इसको ट्राई कर सकते हो। और बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आगे मज़ीद इंटरेस्टिंग चीज़ों के लिए मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।